सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू स्टाफ। क्या बताइए, हाउ टू स्टाफ। स्टाफिंग मतलब किस प्रकार से करना चाहिए वो हम लोग देखने वाले। तो यहाँ पर एक भाई साहब है, क्या बताइए ना, एक भाई साहब है, उनका नाम है कुंस ओडनेल, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले भी देखा है। वो कहते हैं कि भैया स्टाफिंग जो है ना, ये एक मतलब छोटा मोटा चीज नहीं है। इट इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब क्या? मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करना होता है थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्राइजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू फिल द रोल्स designed on the structure. It consists of a number of separate functions which are, अब वो कौन से functions है जो हम लोग स्टाफिंग के प्रोसीजर में देखे जाते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे पहला तो मैन पावर रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली मैन पावर चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद रिक्रूटमेंट, क्या होता है ये? रिक्रूटमेंट करना कि कौन सा बंदा किसको रिक्रूट करे, कौन से जॉब के लिए, ये है रिक्रूटमेंट। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो स्टाफिंग जो है, स्टाफिंग में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। क्या बताइए? रिक्रूटमेंट। पहला है मैन पावर, पहला बताइए ना, मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या चाहिए अपने को? मैन पावर चाहिए, ठीक है। सेकंड, रिक्रूट करना कौन से बंदे को हायर करना चाहिए, है कि नहीं, एंड ऑल दैट। थर्ड क्या बताइए? थर्ड है सिलेक्ट करना। थर्ड तो भैया बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता है, सिलेक्ट करना कि भैया जो हम लोगों ने इनवाइट किया है, अब वो लोग तो आए हैं, अब उनको सिलेक्शन भी तो करना है कि भैया कौन किसको रखे किसको ना रखे। स्कैन करना होता है सारे कैंडिडेट्स को, क्या बताइए ना, स्कैन करना होता है सारे कैंडिडेट्स को। किसके ऊपर? स्किल्स के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, क्वालिफिकेशन के ऊपर, ठीक है, नीड के ऊपर, अपने को दरकार क्या है, उनके पास क्या है और हमारे पास हमको क्या चाहिए, ठीक है। अगर हमारे नीड को वो लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उनको सिलेक्ट करेंगे, है कि नहीं। बहुत ब्यूटीफुल सा चीज़। नेक्स्ट है, क्या बताइए? ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। हाँ जी बताइए ना, ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। अब ओरिएंटेशन में क्या होता है? ओरिएंटेशन में ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को, जो न्यू एम्प्लॉयज़ है वो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, मतलब बातें वार्तालाप किया जाता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाता है कि भैया हम नए हैं, हम पुराने हैं, एंड उनके साथ कंफर्टेबल फील करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में होता है, ठीक है। ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट, उनको प्लेस दिया जाता है कि भैया ऐसा ऐसा चीज़ है, ऐसा ऐसा है, एंड सब एम्प्लॉयज़ के साथ फैमिलराइज किया जाता है कि भैया हम ये है, वो एमडी है, वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा चाचा है। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन क्या है वो समझ में ना। वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाई चाचा नहीं होगा, लेकिन अलग अलग पोस्ट के जो है बंदे बैठे रहेंगे, आपके कॉलीग्स भी रहेंगे जो सेम पोस्ट पे रहेंगे, उनके साथ फैमिलराइज करवाना, वो है ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। समझ में आ चुका है? बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट बताइए ना। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ट्रेनिंग। अच्छा, एम्प्लॉई जो है, अचानक एम्प्लॉय आपने एम्प्लॉय को लेकर आए, ठीक है, आपके यहाँ पे काम करवाने। अब सीधा पहले दिन में आप काम करवाने लग जाओगे तो वो मतलब उसको अगर उसके ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे तो भैया वो कर नहीं पाएगा ठीक से, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या किस प्रकार से काम होना चाहिए उनका, उस चीज़ का तो ट्रेनिंग नहीं है ना। तो ट्रेनिंग दिलवाना, समझ में आ रहा है। और बहुत सारे न्यूबीज ऐसे भी होते हैं जो हम लोग कहते हैं इंटर्न वगैरह, एंड न्यूज़ रहते हैं, मतलब न्यू रहते हैं, न्यू। अब वो आते हैं, उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, उन्होंने कभी तक मतलब ये जो है जॉब किया नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग दिलवाना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट समझ में आ चुका है। फिर रेम्यूनरेशन क्या बताइए ना, रेम्यूनरेशन, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को क्या दोगे? रेम्यूनरेशन दोगे कि नहीं दोगे? किसके बेसिस पे दोगे? जो स्किल है, ठीक है, स्किल के ऊपर, फिजिकल मेंटल एबिलिटी, उनके अकॉर्डिंग ना आप उनको मॉनेटरी रेम्यूनरेशन दोगे, है कि नहीं। एक बार देख लेते, देखो, दिस इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ जॉब, स्किल्ड और अनस्किल्ड। फिजिकल जॉब है, मेंटल जॉब है, क्या कर रहे हो, कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हो या फिर लेबर वाला काम कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको रेम्यूनरेशन मिलता है कि नहीं। फिर है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट भी करना होता है भैया, ये परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है इस बंदे का। अगर आप इवैल्यूएट नहीं करोगे तो वो और बेटर तरीके से काम नहीं करेगा, एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होने वाला है कि नहीं, वो तो आप चाहोगे नहीं। लास्ट है प्रोमोशन एंड ट्रांसफ़र। प्रोमोशन भी बहुत ज़रूरी है, और जिस जगह पे फॉर एग्जांपल आपके मुंबई में, सुनो नहीं ना, फॉर एग्जांपल आपकी मुंबई में ब्रांच है, दिल्ली में ब्रांच है, कलकत्ता में ब्रांच है, एंड चेन्नई में ब्रांच है, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि प्रमोशन चाहिए बंदे को, अगर प्रमोशन नहीं दे रहे हो बंदे को, वो बंदा वैसे ही इतना ज़्यादा
जो है मेहनत कर रहा है एंड उसके ऊपर का जो पोस्ट है वो खाली है एंड उसमें बिठाना होगा आपको। क्यों बिठाना होगा सर? क्योंकि वहाँ पे बिठाएगा तो ये बंदा और बेटर तरीके से काम कर पाएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये आपके दिल और दिमाग में भी है, तो प्रमोशन तो देना ही होगा ना। और बंदा काम भी तो कर रहा है इतना ज़्यादा प्रमोशन के लिए। प्रमोशन होगा तो क्या होगा? सैलरी भी ज़्यादा मिलेगा, है कि नहीं? अब प्रमोशन करवाना प्लस उसको ट्रांसफ़र भी करवाना। कहाँ पे ट्रांसफ़र करवाना चाहिए उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, है कि नहीं? दिल्ली में करवा दे, कलकत्ता में करवा दे, मुंबई में करवा दे, चेन्नई में करवा दे। प्रमोशन इज सेड टू बी ए नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। ये तो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है इन विच द वर्कर इज शिफ्टेड फ्रॉम हायर जॉब डिमांडिंग बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वैसे तो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि कभी कभार बहुत अच्छा काम कर दे तो आपको ज़्यादा बोनस मिल जाता है इंसेंटिव के तौर पे, राइट? और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर लिए तो आपको प्रमोशन मिल जाता है। वो नॉन मॉनेटरी है, पैसा नहीं दिया आपको, लेकिन प्रमोशन बेटर है ना, क्योंकि आपको वैसे ही ज़्यादा पैसा मिलने वाला है क्योंकि आप प्रमोट हो चुके हो, है कि नहीं? as well as shifting the worker and transferring them to different work units and branches of the same organization। ठीक है, तो स्टफिंग इसको कहा जाता है। ये सारा चीज़ जो है ना, ये स्टफिंग के कैटेगरी में आता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारा स्टफिंग ये अपने अंदर है। ये चीज़ ये सिर्फ रीड वाला चीज़ है, मतलब बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मेरे को पता है, हम लोग को पता है। अब डायरेक्टिंग फंक्शंस देखेंगे। डायरेक्टिंग फंक्शंस तो पवाल, इंडियंस जो है ना वो डायरेक्शन देने में बहुत माहिर है, एकदम माहिर। तो डायरेक्शन में क्या क्या आता है? डायरेक्शंस हैज़ गॉट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब समझना, गाइडेंस देना, गाइडेंस का फंक्शन। तो ये पहला है परवेसिव फंक्शन। दूसरा है कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, हमेशा आपको गाइड करते रहना है कि नहीं? आप बिजनेस के ओनर हो, आप ही ना गाइड करोगे उनको। ह्यूमन फैक्टर डिपेंड करता है। ह्यूमन फैक्टर मतलब सबॉर्डिनेट्स को आप क्या करोगे? आप उनको डायरेक्शन दोगे। अब सबॉर्डिनेट का मन क्या है, उसका नेचर क्या है, वो तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है ना। अब बहुत सालों से काम कर रहा है तो प्रिडिक्टेबल है, लेकिन ह्यूमन जो है ना वो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहता है, कुछ भी कर सकता है कभी भी। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई साहब ह्यूमन फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है। ये ह्यूमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि भैया वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप कि वो क्या मूड रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। तो ये डायरेक्टिंग के अंदर आता है। डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट प्लस टफ जॉब हो जाता है करने के लिए, है कि नहीं? फिर उसके बाद देखेंगे क्रिएटिव एक्टिविटी। डायरेक्टिंग एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, डायरेक्शंस देना, प्लान्स। डायरेक्टिंग मतलब क्या? प्लान्स क्रिएट करना, है कि नहीं? प्लान्स को क्रिएट करना, है कि नहीं? डायरेक्टिंग फंक्शंस हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्लान्स इनटू परफॉर्मेंस, राइट? प्लान्स को क्रिएट किए, उसके बाद आप डायरेक्ट कर रहे हो कि भैया प्लान तो क्रिएट कर लिए सबसे पहले, अब उसको करवाओगे कैसे, उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे? डायरेक्शन से। तो वो भी आ जाता है क्रिएटिव एक्टिविटी। ठीक है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब ऑब्वियसली एग्जीक्यूट करना आपका काम है। डायरेक्टिंग फंक्शन क्या है? एग्जीक्यूट करवाना काम। आप डायरेक्ट कर रहे हो किस चीज़ के लिए? क्योंकि वो काम कंप्लीट होना चाहिए, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते। फिर देखो डेलीगेट फंक्शन मतलब क्या? डेलीगेट फंक्शन मतलब बहुत ये जो फंक्शन है ना, ये बहुत क्या इसको मतलब डेलिकेसी से इसको हैंडल करना पड़ता है। क्योंकि ये जो डायरेक्शन वाला फंक्शन है ना, ये तो भाई साहब सीधा रिलेट करता है ह्यूमन बीइंग्स के साथ। और ह्यूमन बीइंग है भाई साहब अनप्रिडिक्टेबल। तो जैसे अनप्रिडिक्टेबल कोई भी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है ना, उसको बहुत डेलिकेसी से आपको ना हैंडल करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया डेलीगेट फंक्शन। समझ में आ रहा है? देखो भैया, डायरेक्शन इज सपोज टू बी ए फंक्शन डीलिंग विथ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल बाय नेचर एंड कंडीशनिंग द पीपल्स बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल ऑफ एंटरप्राइज इज व्हाट द एग्जीक्यूटिव डज इन दिस फंक्शन। देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज हैविंग डेलिकेसी इन इट टू टैकल ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, इट्स अ डेलीगेट फंक्शन ऑल्सो। वाई डायरेक्टिंग इज एसेंशियल? डायरेक्टिंग एसेंशियल क्यों है? क्यों चाहिए डायरेक्टिंग? ऑब्वियस बात है, डायरेक्टिंग एसेंशियल इसलिए क्योंकि अपने को काम एग्जीक्यूट करवाना है कि नहीं? काम एग्जीक्यूट करवाना ये एक ऑपरेशनल नीड है कि नहीं? ये एक बार रीड कर लेना ये पैराग्राफ। बहुत ईजी सी चीज़ जो है ना वो हमें करवाने नहीं वाला। कुछ चीज़ें हैं बहुत ईजी है, वो आप लोग को कर लेना है थोड़ा। ठीक है, रीड कर लेना। ये एकदम बकवास सा चीज़ लिख कर रख दी यहाँ पे। फिर देखो स्कोप ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का स्कोप क्या क्या है? सबसे पहला तो भैया सुपरविजन। आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आप ही को सुपरवाइज करना होगा, है कि नहीं? आपको देखना होगा कि भैया अच्छे से काम जो है वो हो रहा है कि नहीं, जो मैंने डायरेक्शन दिया वो सही से हो रहा है कि नहीं। कम्युनिकेट करना होगा, है कि नहीं? लीडरशिप, आपको लीडर बनना होगा। इन डायरेक्शन
आप अगर लीडर वाला क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं है, लीडर वाला स्किल्स आपके अंदर नहीं है, तो आप कैसे डायरेक्ट करोगे? अगर आप डायरेक्ट कर भी रहे हो तो कौन बंदा सुनने वाला है आपका, है कि नहीं? ये भी बात आपको जान लेना है, ठीक है। फिर लीडरशिप के ऊपर कुछ केस स्टडीज़ है, ये आपको होमवर्क रहेगा, ये केस स्टडीज़ एक बार कर लेना है, ईजी सा चीज़ है एकदम। टाइप्स ऑफ लीडरशिप देखेंगे। सबसे पहला है, बताइए, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ये तो भैया कंट्री जो है ना, कंट्रीज़ वही अपनाते हैं इसको। सबसे बेस्ट लीडरशिप का टेक्निक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जो कि कॉमनली इफेक्टिव होता है, बहुत बढ़िया एक नंबर चीज़ होता है। अब डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि भैया हम लोग ना मन मर्जी नहीं करते। जैसे डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, उनको हम लोगों ने मन मर्जी से अपॉइंट किया है, या फिर हम लोगों ने इनपुट्स लिया है सारे लोगों का वाया वोट? सबने वोट किया है, अपना इनपुट्स दिया है, तब ना जाके वो इलेक्ट हुए हैं। इसीलिए तो मतलब उनका इतना मान सम्मान है कि नहीं? तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप समझ में आ रहा है? ये सबसे कॉमन और इफेक्टिव चीज़ होता है। वहाँ पे हम लोग टीम का एडवाइस लेते कि भैया तुम बताओ क्या करना चाहिए, है कि नहीं? तुम बताओ क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये इनपुट्स लेना। देखो, democratic leadership is exactly what it sounds like. The leader makes decisions based on the input of each member. ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल सर। आगे चलते हैं सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, रेयरली इफेक्टिव। ये इफेक्टिव नहीं है ज़्यादा। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ना लीडर डिसीजन ले लेता है एंड इनपुट वगैरह नहीं मांगता है किसी से भी, मतलब मेंबर से कुछ पूछता नहीं है, वो अपनी मन मर्जी से, ठीक है, मन मर्जी से करता है। समझ में आ रहा है? तो ये है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, रेयरली इफेक्टिव। लीडर्स मेक्स डिसीजन विदाउट टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम एनीवन हु रिपोर्ट्स टू देम। अच्छा, ये चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले ये बताओ। हाँ चाहिए। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे आपको इतना गंदा मेंबर्स मिल जाता है, उनके साथ थोड़ा बहुत वार्तालाप कर लेते हो आप, अच्छे से बात कर लेते हो आप, ठीक है, तो फ्रेंडली बिहेवियर रखते हो, तो वो लोग माथे पे चढ़ जाते हैं। तो तब डेमोक्रेटिक से सीधा ऑटोक्रेटिक में आना चाहिए, ठीक है। ऑटोक्रेटिक में हम लोग अपने आप को तब्दील कर लेते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हो जाता है कि भैया हम तुमसे नहीं पूछने वाले, जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो करो। जैसे बताइए ना, एक एग्जाम्पल दीजिए डेमोक्रेटिक का एग्जाम्पल तो चलो ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। दूसरा बताइए, दूसरा ऑटोक्रेटिक का जो एग्जाम्पल है वो आपकी मम्मी आपसे पूछती है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मम्मी ऑर्डर देती है कि भैया पोछा लगाओ, ठीक है, झाड़ू मारो घर का, फिर जाके आप कर लेते हो, है कि नहीं? आप रेयरली इफेक्टिव कभी कभार क्या हो जाती है कि मतलब अनबन हो जाता है मम्मी के साथ, है कि नहीं? लेकिन घर के मामले में बहुत इफेक्टिव है ये चीज़। लेकिन जब एंटरप्राइज वगैरह में हम लोग बिजनेस में बात करते तो थोड़ा इफेक्टिव कम है इसका, क्योंकि वहाँ पे आपको इनपुट्स लेना होता है। वैसे जाके एक देखो, ऑर्गेनाइजेशन जो है, बिजनेस जो है, एक बंदे से नहीं बनता है, वो सबको मिलजुल के फिर जाके मतलब होता है, वो कंप्लीट होता है, क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए फिर देखो, लेइज फेयर लीडरशिप समटाइम्स इफेक्टिव। इसका मतलब क्या है? लेइज फेयर का मतलब ये होता है लेट देम डू, मतलब ये ना जो है कभी कभार इफेक्टिव रहता है, मतलब ये छोड़ देते हैं। ये एक लीडरशिप स्किल है जो मन मर्जी करने देते मेंबर को, बोलते कि तुम जाओ, तुम करो जो तुमको सही लग रहा है। उनको ऐसा एडवाइस देता है कि तुम करो जो तुमको सही लग रहा है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार का लीडरशिप भी है। अब ये प्रकार का लीडरशिप हम अपने मम्मी के अंदर भी देखते, जैसे मम्मी कभी कभार करते, तुमको जो सही लगे वो करो। एक इनडायरेक्ट भाषा है भाई मेरे, इनडायरेक्ट, तुमको जो सही लगे वो करो। मतलब ये कि भैया हम जो कह रहे हैं, हम जो चाहते हैं वो तुमको पता है और तुम वही करो, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में बताना होता है कि तुम जो कर रहे हो वो करो। तो मम्मी भी ये चीज़ जो है वो अपनाती है, समटाइम्स इफेक्टिव रहता है ये चीज़। अब ये ऑर्गेनाइजेशन में भी फेमस है, उसमें कहा जाता है ये लेट देम डू। ऐसा है कि भैया उनको करने दो जो सही लग रहा है, सो दैट वो लोग भी जो है करते करते सीखेंगे। तो ये एक प्रकार का लीडरशिप होता है। फिर है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, कॉमनली इफेक्टिव, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में जो है ना, वो बहुत एक ऐसा लीडरशिप रहता है जहाँ पे हम लोग जो लीडर जो है ना, वो काम तो ले लेता है, अब उसके ऊपर होता है कि भैया ये काम कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, और वो पूरा अच्छे से स्ट्रेटेजी प्लानिंग बना के फिर जाके वो एग्जीक्यूट करता है उस चीज़ को। समझ में आ रहा है? ये है एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का
एक लीडरशिप का एक नमूना जो कि है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। ही और शी एक्सेप्ट्स द बर्डन ऑफ एग्जीक्यूटिव इंटरेस्ट वाइल इंश्योरिंग द करंट वर्किंग कंडीशन रिमेन स्टेबल फॉर एवरीवन एल्स। ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप समटाइम्स इफेक्टिव। अब ये क्या है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इसका मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मतलब कुछ कुछ बंदे ऐसे लीडर रहते हैं ना, लीडर होते हैं जो बोलते कि भैया तुमको सिर्फ यही करते रहना क्या ज़िंदगी भर, तुमको और कुछ नया चीज़ नहीं करना है। तो ये मोटिवेट भी करते हैं, पुश भी करते हैं और आपको आउटसाइड द बॉक्स थिंक करने के लिए मजबूर भी करते हैं। ठीक है, लीडर्स, तो उनको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, जो आपको ट्रांसफॉर्म करने में लगे रहते हैं। देखो एम्प्लॉइज माइट हैव अ बेसिक सेट ऑफ टास्क एंड गोल्स दैट दे कंप्लीट एवरी वीक और मंथ, बट द लीडर इज कॉन्स्टेंटली पुशिंग दैम आउटसाइड ऑफ देयर कंफर्ट जोन। समझ में आ रहा है ये? फिर देखो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप समटाइम्स इफेक्टिव। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप इसका मतलब क्या है समझना। इसमें यह है कि भैया कोई भी काम आप कर रहे हो ना, तब आपको जो है ना बोनस मिलता है, बोनस के तौर पे। जैसे कभी कभार जब हम लोग छोटे क्या अभी भी कभी कभार जो है मम्मी कहती कि बाज़ार से जाके सब्जी लेकर आओ, मैं तुमको 2 रुपये दूंगा, ठीक है, या फिर दूंगी। तो मम्मी पापा ऐसे करते थे, राइट। तो एक प्रकार का क्या होता है बोनस। तो ये चीज़ जो है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन में भी चलता है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको सर्टेन टाइप का बोनस मिलता है आफ्टर द एंड ऑफ बताइए ना, आफ्टर द एंड ऑफ दैट वर्क। समझ में आ रहा है? देखो मैनेजर्स रिवार्ड देयर एम्प्लॉयज़ फॉर precisely the work they do. A marketing team that receives a scheduled bonus for helping generate a certain number of leads by the end of the quarter is a common example of transactional leadership. तो मार्केटिंग नॉर्मली ये जो चीज़ है ना, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ज़्यादा मिलता है। एंड हम लोग एग्जाम्पल भी उसको अच्छी तरीके से ले सकते हैं कि नहीं। कभी कभार आप देखोगे ये जियो वगैरह, आपके घर में अगर कोई वाईफाई लगाने आया हो जियो वगैरह का, तो ये फिर दूसरे का भी, वो लोग बोलेंगे भैया आपके अगर फ्रेंड्स है कोई है तो उनको रेफ़र कर दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो वो क्यों कहते हैं कि उनको टारगेट मिला हो रहता है कि भैया इतना ट्रांजैक्शन आप करवाओ। या फिर कॉस्मेटिक्स वगैरह में ऐसा ही होता है, जो सेल्स पर्सन रहता है हर सेल्स डिपार्टमेंट में ये सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा कि भैया तुम इतने ट्रांजैक्शन कराओ, आपको क्वार्टरली इस प्रकार का बोनस मिलने वाला है, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन कर लिए तो ये मिलने वाला है। तो ये है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर देखो आगे देखते हैं कोच स्टाइल लीडरशिप। क्या बताइए? कोच स्टाइल लीडरशिप कॉमनली इफेक्टिव है। स्टाइल ऐसा होता है कि कोच को ना, देखो एक कोच क्या चाहता है, एक तो देखो फॉर एग्जांपल इंडिया का कोच, वो क्या चाहता है, इंडिया को जितवाना चाहता है अपने वर्ल्ड कप में, प्लस इंडिविजुअल के ऊपर ध्यान देता है कि उसका वीकनेस कहाँ पर है, उसका स्ट्रेंथ कहाँ पर है, फिर उसके ऊपर काम करते हैं। इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी लाता है, प्लस इंडिया के लिए भी ट्रॉफी लेकर आता है कि नहीं। तो ये है कोच स्टाइल लीडरशिप। इसमें अगर कोई भी बंदा लीडर बनता है इस स्टाइल का, तो वो उसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, हर एक एम्प्लॉय की पर्सनल जो उसके स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसके ऊपर वो काम करता है, ठीक है। काम करके उसको ग्रो करता है, ठीक है। एंड एक इन्वायरमेंट तैयार करते हैं जहाँ पे एक बेटर इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे टीम वर्क जो है वो अच्छे से काम कर पाए एंड ऑल दैट। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर बोले सिमिलरली टू ए स्पोर्ट्स टीम कोच, दिस लीडर फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ऑफ ईच मेंबर ऑन हिज आर टीम। मैंने सोच लिया कि भैया तुम बैटिंग बहुत अच्छा करते हो, तो तुमको कौन सा नंबर में भेजना है वो मैं डिसाइड करूंगा। समझ में आ रहा है ना? उस एडवांटेज का, जो आप बहुत बैटिंग अच्छे से करते हो, उस एडवांटेज का वो कोच जो है वो अच्छा एडवांटेज उठाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये है कोच स्टाइल लीडरशिप। फिर देखो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप रेयरली इफेक्टिव। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप समझना, देखो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि ब्यूरोक्रेटिक हमेशा देखना, मतलब ब्यूरोक्रेटिक इसमें क्या होता है कि भैया एक मैं जो सोचता हूँ वो, समझ में आ रहा है, एक ऑफिशियल के तरीके से सोचना, ठीक है। अगर ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में ऐसा होता है कि कोई भी बंदा अगर ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप निभा रहा है, तो वो क्या करेगा कि अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपका मैं इनपुट लूँगा ज़रूर, लेकिन अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरे उसका अगर पॉलिसी से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो मैं रिजेक्ट कर दूँगा। मैं तुमको मतलब ज़्यादा वो नहीं करूँगा, मतलब रिलेशनशिप कम रहता है यहाँ पे, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका प्रेम ज़्यादा रहता है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में। समझ में आ रहा है? देखो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप goes by the books. This style of leadership might listen and consider the inputs of employees, unlike autocratic leadership. मतलब बोले कि ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में भैया हम सुनते हैं तुम्हारा बात, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप तो सुनता भी नहीं है तुम्हारा बात, लेकिन हम सुनते हैं तुम्हारा बात। लेकिन बात इतना ही है,
अगर आपका इनपुट्स जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कंपनी के पॉलिसी से, तो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे उसको। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया सर, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। फिर है मोटिवेशन। मोटिवेशन वाला तो क्या बताया आपको, पूरा मोटिवेट कर देते लीडर, ठीक है। जैसे भैया ये वेस्टिज वाले, ओ हो, जो मोटिवेशन आपको मिलेगा सुबह सुबह, आप जस्ट सिर्फ बैठना, सोनू शर्मा, ठीक है, उनका सिर्फ सुनना तुम सुबह पे उठ के, ओ हो, अगर आप कुछ नहीं हो आपको कुछ बना देंगे वो लोग, बैठे बैठे लेटे लेटे कुछ ना कुछ बन जाओगे आप। समझ में आ रहा है? तो वो है मोटिवेशन, इट वर्क्स वेरी गुड। वो इतना ज़्यादा, ये देखो ये सिर्फ जो है ना ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलना होता है सिर्फ चीज़। समझ में आ रहा है? यही बात है, जिसका सबसे ज़्यादा फॉलोअर वो सबसे ज़्यादा ग्रेट। समझ में आ रहा है? अब मोटिवेशन में क्या होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलना होता है, आपको मोटिवेट करना होता है। एक लीडर जो है वो मोटिवेट करता है हमेशा, है कि नहीं? मोटिवेशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो। समझ में आ रहा है? बहुत इजी चीज़ है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम इजी। फिर देखो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का थ्योरी भी निकाल दिए किसने? मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। अब मैस्लो हायरार्की नीड्स में 5 चीज़ बताए कि देखो 5 नीड होता है कोई भी एम्प्लॉय का। समझ में आ रहा है? 5 नीड होता है। देखो Abraham postulated that a person will be motivated when he needs are fulfilled. Obviously अगर आपका नीड फुलफिल हो रहा है तब आप मोटिवेटेड रहोगे, है कि नहीं? बताइए, आप कोई भी काम कर रहे हो जिससे आपका सेटिस्फाई ही नहीं होता है, आपका नीड सेटिस्फाई नहीं होता है, तो आपको क्या मोटिवेशन फील होगा? वो काम दोबारा करने के लिए मज़ा आएगा? नहीं। कौन सा काम मज़ा आता है करने में? जो काम अपने को करके मज़ा आता है वही ना काम हम दोबारा बार बार करते हैं, कि नहीं? Needs fulfilled. The need starts from the lowest level, basic level, and keeps moving up to the lower level. Needs is fulfilled. ठीक है? Is the hierarchy of needs. देखो सबसे पहला नीड है साइकोलॉजिकल नीड। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें ध्यान से देखना है। साइकोलॉजिकल, फिर है सेफ्टी, फिर है सोशल, फिर है सेल्फ स्टीम, फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है? देखो ये है हायरार्की। सबसे नीचे क्या है बताइए? साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब क्या? पानी चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए और सोना चाहिए। ये अपना भैया किसी भी बंदे का बेसिक नीड होता है, ये किसी भी बंदे का बेसिक नीड। समझ में आ रहा है? उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर आएगा आपका घर, सैलरी, बॉडी एंड ऑल दैट। सिक्योरिटी ऑफ इनकम, सैलरी, बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, टू हैव अ प्लेस टू लिव, गुड हेल्थ, फाइनेंशियल, परमानेंट स्कॉलरशिप, है कि नहीं? ये आता है सेकंड नंबर पे। फर्स्ट ये होता है सेकंड। थर्ड है बिलोंगिंगनेस एंड लव। बिलोंगिंगनेस एंड लव इसका मतलब क्या? अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, टीम मेंबर्स। उसके बाद देखो सेल्फ स्टीम स्टेटस, मतलब एक स्टेटस चाहिए, प्रोमोशंस, रेस्पेक्ट, ठीक है, गुड ग्रेड्स, प्राइजेस, ठीक है। लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड एबिलिटीज। रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड एबिलिटीज इसका मतलब समझना, नीचे से समझते हैं। देखो सबसे पहले कोई भी बंदा वर्क कर रहा है ना, उसका नीड नीचे से ऊपर आता है ना। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? खाना चाहिए, शेल्टर चाहिए, स्लीप चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए आपको? फैमिली फ्रेंड्स चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? ये एकदम आप बोलोगे नहीं सर मेरे लिए तो फैमिली फ्रेंड्स सबसे ऊपर है, उसके बाद सब कुछ है। तुमको भैया 2 दिन खाना ना देख के रख दिए ना, तो भैया तुम कुंभकर्ण, तुम भाई फैमिली फ्रेंड सब कुछ भूल जाओगे। समझ में आ रहा है? इसलिए सबसे पहला नीड है अपना वाटर, फूड, शेल्टर एंड स्लीप। ये अगर चीज़ आपको नहीं मिल रहा है तो कोई भी चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? ऊपर वाला चीज़ नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन ये बेसिक है, ये सबसे पहले चाहिए। उसके बाद ये पोजीशनिंग है ना कि कौन सा सबसे ज़्यादा चाहिए। पहला चाहिए अपना वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप। उसके बाद है अपना एम्प्लॉयमेंट, सैलरी वगैरह, ठीक है। उसके बाद है रिलेशनशिप्स। उसके बाद है भैया प्राइस वगैरह। उसके बाद है अपना पोटेंशियल एंड एबिलिटीज़। मेरे पास ये पोटेंशियल है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो बाद में। समझ में आ रहा है? मैं वो जेट खरीद सकता हूँ एंड ऑल दैट। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है ये, ठीक है। समझ में आ चुका है एकदम? हाँ जी, ठीक है। क्रिएटिव बनता है यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे क्या बनता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है? अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, लर्निंग, फन, क्रिएटिव, चैलेंजिंग वर्क, ठीक है। स्काई डाइविंग पे लग गए, ठीक है, एकदम हम कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है, ऑल दैट स्टफ। तो ये एक हायरार्की है, ठीक है, पोजीशनिंग है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक। ये आपको जान लेना है। किसने बताया भैया? हाँ जी, अब्राहम मैस्लो, ठीक है, अब्राहम मैस्लो। फिर आते हैं अपने हर्ट्जबर्ग भैया, ठीक है। वो लाए 2 फैक्टर थ्योरी। बोले भैया मोटिवेशन का ना 2 ही फैक्टर है। बोले 2 ही फैक्टर है। पहला तो है हाइजीन फैक्टर,
दूसरा है भैया मोटिवेशन फैक्टर इटसेल्फ। अब हाइजीन फैक्टर में क्या बताए भैया कि बोले जॉब सिक्योरिटी होगा, सैलरी होगा, फ्रिंज बेनिफिट्स होगा, स्टेटस होगा, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं अपने इसमें हाइजीन फैक्टर में। इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स भी कहते हैं। क्या बताइए ना, एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स। इसको याद रखना भैया, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। हाइजीन फैक्टर और एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर, समझ में आ रहा है क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, सैलरी एंड फ्रिंज बेनिफिट्स, ये सारे सेटिस्फाई हो गया तो हाइजीन फैक्टर सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ये कौन कहता है? हर्ट्जबर्ग भैया ने। फिर मोटिवेशन फैक्टर्स, मोटिवेशन फैक्टर्स में उन्होंने भैया बोले कि भैया देखो द काइंड, देखो इंट्रिंसिक मोटिवेशन फैक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स भी कहते हैं। मोटिवेशन फैक्टर्स और इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स टेंड्स टू रिप्रेजेंट लेस टेंजिबल मोर इमोशनल नीड्स। मोटिवेशनल में इमोशनल नीड्स चाहिए। सबसे पहला है रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, है कि नहीं? अगर आप रिलेट कर पा रहे हो किसी एक कंपनी जो है वो अगर अपने आप से रिलेट कर पा रहे हो कि मेरा कंपनी है, तो भैया आप मोटिवेटेड रहोगे, है कि नहीं? वो अगर आपका ग्रोथ हो रहा है उस कंपनी में, आप मोटिवेटेड रहोगे, है कि नहीं? वो समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? अब हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर प्रिंसिपल ने बताया इंप्रूविंग द मोटिवेटर्स फैक्टर्स इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन, इंप्रूविंग द हाइजीन फैक्टर डिक्रीजेस जॉब डिससेटिस्फैक्शन। समझ में आ रहा है? हाइजीन फैक्टर अगर आप इम्प्रूव करोगे तो मेरा जो डिससेटिस्फैक्शन है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा। और अगर आप मोटिवेटर फैक्टर को इंक्रीज़ करेंगे तो जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है ये कौन कह रहा है? हर्ट्जबर्ग भैया। ठीक है, जॉब डिससेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन, इन्फ्लुएंस बाय हाइजीन फैक्टर, इन्फ्लुएंस बाय मोटिवेटर फैक्टर। क्या क्या है अब देख लेते हैं एक बार। वर्किंग कंडीशंस, को वर्कर रिलेशंस, पॉलिसीज एंड रूल्स, सुपरवाइजर्स क्वालिटी, बेस वेज एंड सैलरी, ये सारा क्या है बताइए ना, हाइजीन फैक्टर से रिलेट करता है। और बाकी अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, भैया मेडल वेडल दिलवाओ इसको, क्या बताइए ना, ग्रोथ, मेडल वेडल दिलवाओ इसको, क्या है बताइए? रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, भैया तुम जिम्मेदार हो इस चीज़ के लिए, तुम कर सकोगे, मैं तेरे ऊपर भरोसा करता हूँ, ये वाला चीज़। एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ। समझ में आ चुका है भैया? बहुत ईजी सर, बवाल। फिर देखो, फिर भैया मैकडॉनल्ड थ्योरी ऑफ नीड्स ने क्या बताया? मैकडॉनल्ड थ्योरी ऑफ नीड्स ने क्या बताया? मैकडॉनल्ड थ्योरी ऑफ नीड्स ने बताया कि मैकडॉनल्ड अफर्म्स दैट वी ऑल हैव 3 मोटिवेटिंग ड्राइवर्स। अपने अंदर 3 मोटिवेटिंग ड्राइवर्स है जो अपने को क्रेजी ड्राइव करता है। समझ में आ रहा है? अब वो क्या है देखो, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन आवर जेंडर और एज। वन ऑफ दिस ड्राइवर्स विल बी डोमिनेंट इन आवर बिहेवियर। द डोमिनेंस ड्राइवर्स डिपेंड्स ऑन हिज लाइफ एक्सपीरियंस। द 3 मोटिवेटर्स आर, अब ये ड्राइवर्स के बारे में बात करें कि ये अपने को मोटिवेट रखता है। सबसे पहला है अचीवमेंट। अगर अचीवमेंट होगा किसी भी चीज़ को लेकर तब जाके हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं, है कि नहीं? फिर एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब क्या होता है? एफिलिएशन का मतलब होता है कि भैया रिलेशन बनवाना, है कि नहीं? मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता हूँ, मैं तुमको प्यार करता हूँ, ठीक है? एक सोशल एक्सेप्टेंस, सब लोग हम सब लोग तुमको प्यार करते हैं, तुम इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, ये एफिलिएशन होता है। समझ में आ रहा है? नीड फॉर लव, बिलोंगिंग, सोशल एक्सेप्टेंस। फिर है आता है अपना पावर, ठीक है? अब पावर, हु डजंट लव पावर भैया? एवरीबडी लव्स पावर, है कि नहीं? तो आप अगर आपके काम के ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हो, वही तो है ना पावर मेरे, तो वही तो चाहिए होता है। अ नीड फॉर कंट्रोल ओन वर्क और द वर्क ऑफ अदर्स पीपल, यही एक प्रकार का जो है मतलब लोग चाहते हैं। कोई बंदा ऐसा होता है कि बहुत बार अच्छा लीडर बनता है, ठीक है? वो कंट्रोल करना जानता है लोगों को। समझ में आ रहा है कि हाँ मैं तुमको अच्छे से कंट्रोल करके काम करवा सकता हूँ, ये कैपेबिलिटी होता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ईजी। फिर है व्रूम्स थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। क्या होता है वो? व्रूम्स थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी, नाम बहुत बढ़िया है। फिर है देखो MMA फाइटर मैकग्रिगोर, ठीक है? ये भैया अपना MMA फाइटर है। अब मैं वो मजाक से कह रहा हूँ MMA फाइटर, क्योंकि इस नाम का एक MMA फाइटर भी है। आप लोग को अगर पता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर देखो इधर पे बोले व्रूम क्या कहता है? व्रूम कहता है कि भैया देखो मैं मार्क करवा देता हूँ साथ ही साथ उधर आप लोग का हो जाए। Victor Vroom stated that people will be highly productive and motivated if 2 conditions are met. सबसे पहले 2 कंडीशन चाहिए भैया। People believe it is likely that their efforts will lead to successful result. दूसरा, those people also believe they will be rewarded for their success. ये 2 चीज़ चाहिए। क्या मज़ेदार चीज़ बोला व्रूम ने, बोले कि भैया पीपल को मोटिवेटेड तभी रख पाओगे अगर 2 चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है। एक,
उनको भरोसा दिलाओ कि भैया अगर वो कर रहे हैं तभी जाके ये चीज़ हो पाएगा, एंड दूसरा अगर ये चीज़ हो गया तो उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये ब्रूम भैया कहता है, ठीक है, ब्रूम। फिर देखो डॉगलस मैकग्रॉर क्या कहता है, बोलते हैं फॉर्मुलेटेड 2 डिस्टिंक्ट व्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। द फर्स्ट इज बेसिकली नेगेटिव लेबल्ड एज थ्योरी एक्स एंड अदर इज बेसिकली पॉजिटिव लेबल्ड एज थ्योरी वाई। 2 थ्योरीज है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। किसने बताया भैया? डॉगलस ने। बोथ काइंड्स ऑफ पीपल एग्जिस्ट based on their nature. सबसे पहले theory X, theory Y. This traditional view of workforce holds that workers are inherently lazy, self-certain, and self-centered and lacking ambitions. Therefore, an appropriate management style is strong top-down control. ठीक है, इनको कंट्रोल करना होगा। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है बहुत लेज़ी, सेल्फ सेंटर से अपने के लिए ही सोचते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। तो उनको एक भैया स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट चाहिए कंट्रोल करने के लिए, है कि नहीं। तो पर दिस व्यू ऑफ फिर थ्योरी वाई, ये पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव में क्या बताए, बोले कि हमेशा ये जो है मोटिवेटेड रहते हैं, ईगर रहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ठीक है। और इनके लिए अलग अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट चाहिए होता है, ठीक है, जो फोकस करे उनके क्रिएटिंग अ प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट कपल्ड विद पॉजिटिव रिवॉर्ड्स एंड रीइंफोर्समेंट। इनको अलग करो, इनको अलग करो, समझ में आ रहा है, इनको अलग करो, इनको अलग करो। ये कहता भैया ग्रिगोर। अब इस थ्योरी पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन बुक में मटेरियल में है तो अच्छा उसको करा देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर है कमांडिंग। क्या होता है ये ना, कमांडिंग। अब कमांडिंग 2 प्रकार का होता है, एक होता है बॉस वाला कमांड, दूसरा होता है लीडर वाला कमांड। अब कौन सा बनना चाहते हो आपको पता होगा, ठीक है। बॉस क्या करता है, वो पीछे बैठ के क्या करता है, उसको ऑर्डर देता है, और लीडर क्या करता है, वो उसको आगे आके उनको डायरेक्शन दिखाता है। समझ में आ रहा है, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया और कुछ नहीं है। फिर है कंट्रोलिंग। यह कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि ये आप आइडेंटिफाई करना, सेटिस्फाई करना कि भैया जो कार्य हमने दिया है वो हुआ है कि नहीं, ठीक है। अब देखो एक बार कर लेते। कंट्रोलिंग कंसिस्ट ऑफ वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग ऑकर्स इन कॉन्फर्मेटिव विद द प्लान्स अडॉप्टेड, इंस्ट्रक्शंस इशूड, ठीक है ना। कंट्रोल करना क्या होता है कि हमने एक प्लान बनाया, जैसे टीचर्स लोग बच्चों को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? टीचर का काम क्या? क्लास के अंदर उनको रखेंगे, बाहर जाने नहीं देखेंगे, टिफ़िन ब्रेक से पहले टिफ़िन खाने नहीं देंगे, ठीक है। ये कंट्रोल करना होता है उनको, यही प्लान है। तो कंट्रोलिंग मतलब क्या? यही करना कि भैया वो जो प्लान है उसको उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रहे हैं। अब ब्रीच भैया जो है वो कहते हैं, ठीक है, ब्रीच भैया कहते हैं देखो, कंट्रोलिंग इज अ सिस्टमैटिक एक्सरसाइज विच इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ चेकिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड और प्लान्स with a view to ensure adequate progress and also recording such experience as it gained as a contribution to possible future needs। समझ में आ रहा है? ब्रिज भैया कहता है कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअली होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है उसके अकॉर्डिंग क्या बिहेव किए लोगों ने, कैसा काम किया लोगों ने, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है आपको देखना होता है। वो होता है ब्रिज भैया का कहना ही है। फिर डोनेल भैया कहते हैं कि देखो ये एक नेविगेटर होता है, जस्ट एज अ नेविगेटर continuously takes reading to ensure whether he is relative to planned action, so should a business manager continuously take reading to assure himself that his enterprise is on right course। तो कंट्रोलिंग यही होता है, जैसे एक नेविगेटर होता है। नेविगेटर क्या होता है? नेविगेट करते हैं कि भैया सब लोग सब कुछ जो है सब प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं। तो उसी प्रकार जो है एक बिजनेस लीडर जो है, एक एंटरप्राइज का ओनर जो है, वो यही करता है। वो देखता है कि भैया सब कुछ जो है अकॉर्डिंग टू माई प्लान्स जो है वो हो रहा है कि नहीं, एंड ऑल दैट, ठीक है। बहुत इजी सा चीज़ भाई, और कुछ नहीं। फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग होमवर्क है भाई मेरे, कुछ होमवर्क दे दूंगा मैं। फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग होमवर्क है, रीड कर लेना, कुछ मतलब ऐसा नहीं है। हार्डली 1 से 2 मार्क आएगा इस चैप्टर में से। हाउ टू कंट्रोल, बहुत ईजी। हाउ टू कंट्रोल, मेजरेबल और टेंजिबल, नॉन मेजरेबल और टेंजिबल। देखो, दो स्टैंडर्ड्स विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड मेजरेबल स्टैंडर्ड्स, और दूसरा स्टैंडर्ड्स विच कैनॉट बी मेजर्ड मॉनिटरीली, फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस ऑफ ए मैनेजर, डिविएशन ऑफ वर्कर, एटीट्यूड टुवर्ड्स अ कंसर्न, वो होता है नॉन मेजरेबल। अब ये स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना होता है आपको, स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये स्टैंडर्ड्स क्या होता है कि ये एक टारगेट होता है, प्लान होता है जो आपको अचीव करना होता है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस फंक्शन, ठीक है। ओके, फिर है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस को मेजर करना। फिर है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि भैया कंपेयर करना होता है कि कितना, देखो स्टैंडर्ड अगर है, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अगर है 100, तो 100 के कितने करीब एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है वो आपको मेजर करना होता है, कंपेयर करना होता है। समझ में आ रहा है?
फिर है टेकिंग रेमेडियल एक्शंस, फिर आपको एक्शंस लेना होता है। अगर नहीं हुआ है काम प्रॉपरली स्टैंडर्ड तरीके से तो उसका एक्शन क्या लिया जाए ये भी आपके ऊपर ही है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर कंक्लूजन, ये कंक्लूजन छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये इसमें से इतना ही कर लो। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है भैया करने के लिए ज़िंदगी में। ये एक बेसिक सा आपको एसएम के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर इन लोगों ने समझा दी कि एसएम ये वाला चीज़ है, आपको समझ के जाना है एक बार, ठीक है। रट्टा मत मारने बैठ जाना कि ओके दी फंक्शंस एम्स टू वारंट, दी फंक्शंस एम्स टू वारंट, दी फंक्शंस एम टू वारंट, दी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज हैज दी, ऐसे करके रट्टा मत मारना कि स्टफिंग इज दिस, स्टफिंग इज दैट, स्टफिंग इज दिस एंड ऑल दैट। रट्टा मत मारना। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ चुका है सर? हो गया, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।